हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा अगला वीडियो है जो कि कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का ही अगला पार्ट है। तो पिछले पार्ट में हम लोग ने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा क्षेत्रक में कितने लोग नियोजित हैं, लोगों के नियोजन की व्यवस्था को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। पहले तो हम लोग देखे कार्यों के हिसाब से क्षेत्रकों का विभाजन, अब हम लोग देखते हैं संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो इससे पहले हम लोग पहले तो कहानी पढ़ लेते हैं। पहला कहानी है कांता का। तो कांता क्या है, एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। तो ये हो गई कांता की कहानी। अब हम पढ़ते हैं कमल। कमल की कहानी। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर आता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन उसकी मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। तो दो कहानी हम लोग देख लिया, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक को देख रहे हैं कि जो कांता है उसको नियमित रूप से सैलरी मिलता है, उसको नियुक्ति पत्र मिलता है, पत्र मिला है, कोई ऑफिस में काम कर रही है, उसको एक दिन का छुट्टी भी मिलता है जिसमें उसको सवेतन छुट्टी दिया जाता है। एक है कमल जो कि एक दुकान में काम करता है जिसमें उसको किसी भी तरह का नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, उसका सवेतन अवकाश भी नहीं है। जिस दिन वो नहीं आता है उस दिन उसका वेतन कट जाता है। तो दोनों कहानी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो एक दोनों कहानी के बीच, दोनों कहानी को अगर हम लोग पढ़ के ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक का नौकरी बहुत अच्छा और एक का नौकरी अनिश्चित है। ठीक है, जिसमें काफ़ी दिक्कतों के साथ उसको नौकरी करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या है, तो कांता संगठित क्षेत्रक में काम करती है ना। मतलब कि संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया में कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वो स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपनी सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं नियमों का अनुपालन करते हैं। मतलब कि संगठित क्षेत्र एक बोलने से एक रूप में समझ सकते हैं कि निश्चित वाला क्षेत्र जहाँ पर हम लोग को काम का सब कुछ फ़ायदा मिलता है और सब नियम के अनुसार काम होता है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि सरकार के द्वारा होती हैं और हम लोग को सरकार के पास पंजीकृत होना पड़ता है। ठीक है, संगठित इसके अलावा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। तो संगठित क्षेत्र में अगर लोग अपना जो निश्चित समय वो काम तो करते हैं, साथ में अगर वो निश्चित समय से ज़्यादा काम करते हैं जिसको कि बोला जाता है ओवर टाइम, तो उसका भी अलग से पैसा दिया जाता है। ठीक है, वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, करते भी हैं। जैसे क्या है, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल, सुरक्षित कार्य, पर्यावरण जैसी सुविधाओं को निश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो वे पेंशन भी प्राप्त करते हैं।
तो ये सब क्या है, ये जितना भी सुविधाएं बताई जा रही है संगठित क्षेत्र के सुविधाएं हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्रक में काम करता है। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिक्री इकाइयों में जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होती है। इस क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु इसका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के समय छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में काफ़ी अनिश्चितता है। यहाँ पर कोई भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी अनिश्चित रूप से काम करें। वो जानते हैं कि हमें आज न अगर हम अच्छा काम नहीं करें तो हमें हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है और वो नियमित भी नहीं है। ये कहलाता है असंगठित क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। इसके अलावा क्या है, छोटे छोटे विक्रेता भी अपने आप को स्वयं नियोजित किए हुए हैं। ये भी असंगठित क्षेत्र के ही लोग हैं। अब देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। संगठित क्षेत्रक अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है। तो इस संगठित क्षेत्र में क्या है, बहुत धीमी गति से नौकरी की या फिर अवसरों की वृद्धि हो रही है। और कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि जो संगठित क्षेत्रक है वो असंगठित क्षेत्रक की तरह काम करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उनको वेतन कम, अपने श्रमिकों को या अपने जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कम वेतन देना होता है, कम सुविधाएं देनी होती है। तो इससे नुकसान जो काम करने वाले होते हैं उनको हो जाता है। ठीक है, सन 1990 में यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्रक के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्रक में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्रक में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ऐसा समय भी आता है जब क्या होता है कि संगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोग भी उनको अपना काम छोड़ना पड़ता है और उनको असंगठित क्षेत्रकों में जाना पड़ता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे कि बुनकरों, लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर इत्यादि आते हैं। तो इनको क्या जरूरत है? समय से बीज मिलने की जरूरत है, कृषि उपकरण मिलने की जरूरत है, भंडारण की सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो अपने शहरी क्षेत्र में आसपास को जो ठेला वाला देखते हैं, सब्जी वाले देखते हैं, छोटे मोटे जो मिस्त्री का काम, बढ़ई का काम, मोची काम जो करते हैं, इनको भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जितने भी श्रमिक हैं ज़्यादातर ST, SC, OBC से संबंधित है, और ये लोग क्या है, अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने को विवश है, और इनको सहायता की आवश्यकता और संरक्षण की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, और जिसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं यानी कि गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, और निजी जो होते हैं वो प्राइवेट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो सरकारी क्षेत्र के जो भी लोग काम करने वाले होते हैं, या सरकारी क्षेत्र में जो भी नियुक्त होते हैं, उसका काम होता है अपना सरकार ही, उसमें क्या होता है, अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। और निजी क्षेत्र में क्या होता है, परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। ठीक है। निजी क्षेत्र की कंपनियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर दिए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। ज्ञात करना चाहिए। तो ये सब जो निजी क्षेत्रक होता है वो क्या करता है, उसका मुख्य काम होता है लाभ कमाना, जबकि सरकारी क्षेत्र का केवल लाभ कमाना ही मुख्य काम नहीं होता, वो तो अपने लिए अन्य तरीकों से भी पैसे जमा कर सकती है। ठीक है। कई ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों पर अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। मतलब निजी क्षेत्र क्या है, अपने जितना कम हो सके कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का यही है कि अगर सरकार ये देखती है कि ऐसी कुछ सुविधाएं जो कि अगर जनता को दिया जाए और जनता को अधिक पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी सुविधाओं को सरकार खुद ही उपलब्ध करवा देती है ताकि जनता को कम खर्च पर सुविधाएं उपलब्ध हो जाए या फिर उनको खर्च ही ना करना पड़े। निजी क्षेत्र उन उत्पादों और अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकती जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। तो ये जो निजी कंपनियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, ये सारा खर्च खुद नहीं उठा पाती है और अपने से सब कुछ नहीं कर पाती। जब तक सरकार का सहयोग इसको नहीं मिलेगा तब तक वो अपना काम नहीं चला सकती है, क्योंकि अगर ये सब कुछ अपने से करने लगे तो क्या होगा, इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा होगा और जनता को काफ़ी पैसे खर्च करने होंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, इन कंपनियों को सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार
भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। तो इस प्रकार इस तो जैसा कि हम लोग देखें कि सरकार क्या करती है, अगर कोई वस्तु है महंगी मिलती है बाज़ार में या फिर महंगी मिल सकती है, तो वैसी वस्तुओं को सरकार अपने ओर से बेचती है। जैसे कि गेहूं वगैरह जो है वो क्या होता है, सरकार खरीदती है, अपने भंडार गृह में रखती है और जनता को सस्ते दामों पर देती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि आर्थिक गतिविधियां जितने भी है उसको क्रियाकलाप के आधार पर अलग अलग या क्षेत्र के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, और हम लोग ने ये भी देखा कि इतिहास अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग देखे समय, हम लोगों ने ये देखा कि समय के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान अर्थव्यवस्था में अलग अलग समय पर अलग रहा। सबका महत्व घटता बढ़ता रहा। ठीक है, और अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, जिसका कि हम लोगों ने अलग अलग कारण देखा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि किस प्रकार हम लोग रोजगार की वृद्धि कर सकते हैं। हम लोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, संगठित और संगठित क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। तो ये जो जितना भी चीज़ पढ़ा ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना था इसमें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और